Honorable members, the Honorable Speaker Madam. Good morning to this session of Youth Parliament. Oath or affirmation. Secretary General, please. Shri Praveen, who stands elected from Jamnagar constituency of Gujarat, will now take the oath or affirmation. Sir, do you want to take oath or affirmation? Oath, please. In which language would you like to take oath? In Sanskrit, please. अहम प्रवीण युवा संसद सदस्यत्वे निर्वाचित अस्मि ईश्वरस्य नाम्ना सपे अहम विधि नाम स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यश्रद्धां निष्ठां च धारयिष्यामि तथा भारतस्य प्रभुताम् अखण्डतां च अक्षुण्णां रक्षामि तथा यत् पदं ग्रहीतुम् अहम् उद्यत अस्मि कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वक निवेक्षामि। धन्यवाद। श्री आयुष, जो राजस्थान के जोधपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, शपथ या प्रतिज्ञा ग्रहण करेंगे। आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञा ग्रहण करेंगे? मैं शपथ ग्रहण करूंगा। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगे? मैं हिंदी भाषा में शपथ ग्रहण करूंगा। मैं आयुष, जो युवा संसद का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ देता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा, देश की प्रभुसत्ता और एकता को बनाए रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसे कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। सुश्री आयुषी, जो महाराष्ट्र के उत्तरी मुंबई लोकसभा संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं, शपथ या प्रतिज्ञा ग्रहण करेंगी। आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञा ग्रहण करेंगी? मैं शपथ ग्रहण करूंगी। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगी? मैं मराठी भाषा में शपथ ग्रहण करूंगी। मी आयुषीजी युवा संसदची सदस्य निर्वाचित झालीत आहे ईश्वर शपथ घेत की कायद्याद्वारा स्थापित झाले आटे आशा भारतीय संविधाना बदल खारी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन मी देशाची प्रभुसत्ता व एकात्म उन्नत राखीन तथा मी जे पद ग्रहण करणार आहे लज्जाया कर्तव्यांना श्रद्धापूर्वक पार पाडीन। Obituary. Honorable members, it is my sad duty to inform the House about the demise of our former colleague Mr. Bhim Prasad Dahal, who died on 6 March 2022. For the last 35 years, he was in politics and he served the nation and the people by working on different posts. His life is a great source of motivation for all. May his soul rest in peace. Honorable Speaker Madam, I pay my tribute to Mr. Bhim Prasad Dahal, whose death has been deeply mourned by all. He was a self-made leader whose contribution towards the development of the nation is monumental. He was equally respected by all political parties. I would like to pay my condolences to his family. माननीय अध्यक्ष महोदया, वरिष्ठ राज
राजनीतिज्ञ श्री भीम प्रसाद दहल जी के आकस्मिक निधन से पूरे देश को गहरा आघात पहुंचा है। उनके प्रति मैं प्रतिपक्ष की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। सिक्किम में जन्मे श्री भीम प्रसाद दहल जी ने अपनी मेहनत, लगन एवं सेवा भाव से जीवन की अप्रतिम ऊंचाइयों को छुआ। लगभग 35 साल के सक्रिय राजनीतिक कार्यकाल में विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने देश की बड़ी सेवा की। मैं अपनी ओर से उनके परिवार और स्वजनों की पीड़ा में सहभागी हूँ और उनके इस दुखद समय में अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करती हूँ। ईश्वर दिवंगत आत्मा को चिर शांति प्रदान करे और उनके परिवार को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने का सामर्थ्य प्रदान करे। धन्यवाद। The House may stand in silence for a while to express deep grief and pay homage to the departed soul. Prime Minister to introduce the new ministers, please. Honorable Speaker, Madam, it's my pleasure in introducing to you and through you to the House my colleague, the Information Broadcasting Minister, Shri Utkarsh. And the State Minister of Industries, Ms. Diya. Now the question hour starts. Question number 101. Ms. Harshita, please. Honorable Speaker, Madam, through you, I would like to ask the Water Resources Minister and Government that what are the steps taken by the Jal Shakti Ministry to supply potable drinking water in our country, and why still people are dying due to water scarcity? I would also like to ask what are the steps taken by the government to conserve the natural water resources like rainwater? If any, then would the minister, what has been the result? Water Resource Minister, please. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्षी सदस्य सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि हमारी सरकार ने इसके लिए एक महत्वपूर्ण योजना बनाई है जिसके तहत बड़ी नदियों का पानी नहरों द्वारा गांव में भेजा जा रहा है। गुजरात में नर्मदा नदी का पानी नहरों द्वारा गांव में भेजा जा रहा है। इसी प्रकार ये योजना बाकी अलग अलग राज्यों में भी लागू की जा रही है। गंगा जैसी बड़ी नदियों का पानी नहरों द्वारा गांव में भेजा जा रहा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्षी सदस्य एवं सदन को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि हमने जल शक्ति अभियान की शुरुआत की है जिसके अंतर्गत 256 जिले एवं अधिक प्रभावित 1592 खंडों में काम शुरू किया गया है। यह अभियान कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आधारित है जिसमें जल संरक्षण, वर्षा जल संचय और दूसरे निकायों की नवीनीकरण, जल के दोबारा इस्तेमाल करने एवं ढांचों के पुनर्भरण तथा जल नियोजन और पेयजल की सफाई पर केंद्रित है। धन्यवाद महोदय। Any supplementary question? Yes, madam. Please. Even after the 75 years of independence, we are not able to provide clean and safe drinking water nearly 70% of our population. Thus, I want to ask the Honorable Minister, what measures have been taken by his ministry to solve this problem? Thank you, Madam. Water Resource Minister, please. जल संसाधन एवं पेयजल स्वच्छता मंत्रालयों को मिलाकर जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मिशन जल जीवन के तहत 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में हर घर जल कार्यक्रम के लिए राज्यों के साथ मिलकर मंत्रालय काम करेंगे। धन्यवाद महोदय। Question number 102. Ms. Riddhima, please. Honorable Speaker, Madam, through you, I would like to ask the Forest and Environment Minister and Government that the salient features of plastic waste
Management Amendment Rules 2022, whether the government proposes to phase out all other plastic items such as packing of milks, chips, bread, etc. other than the plastic items banned by the government with the effect from 1st July 2022. Thank you, Madam. Honorable the Forest and Environment Minister, please. Honorable Speaker, Madam, through you, I would like to answer the opposition that Ministry of Environment, Forest and Climate has notified the guidelines on extended producer responsibility for plastic waste management, Rule 2022. The key highlights on the extended producer responsibility are: first, mandatory registration for brand owners, importers and plastic waste processors through centralized online portal. Second, coverage of 4 varieties of plastic including rigid plastic packaging, multi-layered plastic packaging and compositable plastic packaging. Third, clearly defined targets for EPRs. I would also like to add that considering the adverse effect of single-use plastic item on environment, the Ministry has notified the Amendment Rules 2022 on 12 August 2022. Prohibited and identify the single-use plastic items which have low equity and high littering potential with effect from 1st July 2022. Thank you, Madam. Question number 103, Ms. Kashish, please. Honorable Speaker, Madam, through you, I would like to ask the External Affairs Minister and Government that whether the government have any data regarding Indian standard about in fake cases, and if so, the details thereof and steps taken by the government to bring them back to India. And we also want to ask the Minister that whether the government is taking up the matter with concerned agencies and regular basis to help Indian standard about in fake cases. Thank you, Madam. Honorable the External Affairs Minister, please. Honorable Speaker, Madam, through you, I would like to answer the opposition that the government gives top priority to the safety, security and welfare of the Indian abroad. Indian mission posts abroad remain vigilant and closely monitor cases of Indian national standard for violations, alleged violation of local laws. With it, I would like to add some more through you, Madam. As soon as the Indian mission post receive information about the Indian national in distress, they immediately contact the Indian national, the local foreign office and relevant local authorities as the case may be to ascertain the fact of the case and to confirm his Indian nationality and ensure his welfare. With it, I would like to add some more. Whether the case is fake or not, all possible consular assistance is provided to Indian national in distress. Indian Mission Post also helps in providing legal and illegal aids wherever required. The Mission Center also maintains a local panel of lawyers where the Indian community is in substantial number. Indian Community Welfare Fund ICWF has been set up in Indian Mission Post abroad to assist overseas Indian citizens in distress situation on need basis in deserving case. The assistance under ICWF is to legal aids to Indian citizens as well as financial assistance for travel document, air tickets. Thank you, Madam. Question number 104, Mr. Lucky Chaudhary, please. माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी एवं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि सरकार हमारे देश में शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार की दृष्टि में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा स्तरों पर शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। क्या सरकार हमारे देश में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा स्तरों पर कोई कदम उठा रही है, और यदि हाँ तो वह कौन से हैं? धन्यवाद। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में एक विषय है। शिक्षकों की भर्ती, सेवा, शर्तें और तैनाती संबंधित राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश सरकार के दायरे में आती हैं।
शिक्षकों की भर्ती एक सतत प्रक्रिया है। सेवानिवृत्ति शिक्षकों के इस्तीफे और बढ़ी हुई छात्रों की ताकत के कारण अतिरिक्त आवश्यकताओं सहित कई कारकों के कारण रिक्तता उत्पन्न होती रहती हैं। साथ ही शिक्षा मंत्रालय शैक्षणिक संस्थानों और राज्य सरकारों को समय समय पर मिशन मोड पर रिक्तियों को भरने का अनुरोध करते हैं, क्योंकि अधिकांश शैक्षणिक संस्थान राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मैं आपके माध्यम से सदन को यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा व्यापक पहल की गई है। समग्र शिक्षा और पीएम पोषण की केंद्र प्रायोजित योजना को नई शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के साथ जोड़ दिया गया है। समग्र शिक्षा प्री स्कूल से 12वीं कक्षा तक फैली स्कूली शिक्षा के लिए एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सुनिश्चित करना है। एक प्रभावी सीखने का माहौल प्रदान करने के लिए प्रत्येक स्कूल को समग्र स्कूल अनुदान, पुस्तकालय और खेल अनुदान जैसे विभिन्न हस्तक्षेपों के लिए सहायता प्रदान कर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर केंद्रित है और विभिन्न गतिविधियों के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए स्कूलों को खोलना, नई कक्षाओं का निर्माण, ऊपर कस्तूरबा बालिका विद्यालयों का संचालन आदि सब शामिल है। धन्यवाद मैडम। Question number 105, Mr. Looney, please. Honorable Speaker Madam, through you I would like to ask some questions to the government. Will the Minister of Parliamentary Affairs to please state that what are the objectives of the Youth Parliament scheme being organized by the Ministry of Parliamentary Affairs? Whether, in view of the wide appreciation that the scheme has elicited to one its purposes to extend all over the country. Thank you, Madam. Parliamentary Affairs Minister, please. Honorable Speaker Madam, through you, I would like to answer the position that in order to develop democratic ethics in the younger generation, the Ministry conducts youth parliament competitions in various categories of schools, colleges or universities with a view to strengthen the root of democracy, inculcate healthy habits of discipline, tolerance in the views of others to enable the student community understand the working of our parliamentary institutions. The Ministry of Parliamentary Affairs has also introduced the scheme of NYP competitions for universities or colleges throughout the country. The Honorable Prime Minister shared the idea of becoming the voice of India in her Mann Ki Baat address of 31st December 2017. She has got an idea whether they could organize a mock parliament in every district of the country. She reiterated her desire to organize the district youth parliament in the address of the inaugural of the 22nd National Youth Festival on 12 January 2018. Thank you. Any supplementary question? Yes, Madam. Please. Honorable Speaker Madam, through you, I would also like to ask the question to the government. Will the Minister of Parliamentary Affairs to please state that how many states or union territories are organizing the youth parliament competitions in their schools? Thank you, Madam. The Parliamentary Affairs Minister, please. The Youth Parliament scheme was first introduced in the schools in Delhi in 1966 and 1967. Thereafter, in 1988, the scheme was launched in all KVs in the country at the national level. The new Youth Parliament scheme, one for Jawahar Navodaya Vidyalayas, the other for universities or colleges, were launched during 2007 and 8. Thank you, Madam. प्रश्न क्रमांक 106, श्रीमान विनय। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं आपके माध्यम से सरकार को पूछना चाहता हूं कि इस देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन तथा कार्यान्वयन में शामिल कार्मिकों की दक्षता को सुधारने तथा बढ़ाने के लिए कोई कार्यक्रम चला रही है। धन्यवाद। माननीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहती हूँ कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सतत और सुप्रभावी बनाना एक सतत प्रक्रिया है। राज्यों, संघ राज्य क्षेत्र में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को की निगरानी के लिए जुलाई 2006 से एक 9 सूत्रीय कार्यक्रम भी कार्यान्वित की गई है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 की धारा 12 में यह प्रावधान है कि केंद्रीय और राज्य सरकारें अधिनियम में निर्धारित अपनी भूमिका के अनुसार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उत्तरोत्तर आवश्यक सुधार की अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित प्रावधान में शामिल है। पहला, खाद्यान्नों की TPDS दुकानों तक सुपुर्दगी।
दूसरा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित वस्तुओं का कुछ समय बाद वितरण किया जाना। भारत सरकार खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली नामक प्रशिक्षण भी क्रियान्वित कर रही है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्र में प्रशिक्षित कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए 700 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम की अधिकतम अवधि 5 कार्य दिवस है और अधिकतम वित्तीय सहायता 50,000 है। कार्यशालाओं के मामले में यह अवधि 2 दिन की है और सेमिनार कार्यशालाओं को आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता अधिकतम 50,000 है। धन्यवाद मैडम। Question number 108, Ms. Pooja, please. Honorable Speaker Madam, through you, I would like to ask some questions to the Honorable Prime Minister to please state that whether a number of Ponzi schemes floated by firms, companies, individuals in different parts of the country and during common people have come to the notice of the government. I would also like to ask, if so, the details of such Ponzi firms, companies, individuals identified by the government during each of the last 3 years and the current year. State your device. Thank you, Madam. Honorable Prime Minister, please. Respected Madam, through you, I would like to tell the opposition that government and enforcement agencies have taken action against all those unauthorized schemes as per information received from enforcement agencies and regulatory bodies. Following are the details. CBI has registered 100 cases related to Ponzi scheme during the year 2019-2022 involving 132 companies and firms. 21 people have been arrested by CBI in this regard. ED has investigated 87 cases related to Ponzi scheme under the Prevention of Money Laundering Act 2002. During the last 3 years and current year, 8 people have been arrested by ED in this regard. SFIO has informed that it has been assigned investigation by the Ministry of Cooperative Affairs into the affair of 9 cases, 5 in 2019-20, 1 2020-21, 3 in 2021-22, involving 85 companies, 36 in 2019-20, 16 in 2020-21, and 33 in 2021-22. During the last 3 years, which were accurately engaged in the fraudulent chip fund, multi-level marketing, and Ponzi activities, no arrest has been done in this regard by SFIO. This is the state portal of RBI, which is the online platform of state-level coordinate committee and facilitates the public to lodge complaints of financial fraud. Received 1,540 complaints related to non-repayment of deposit and money collected for various kinds of investment schemes. 964 in 2020-21 and 576 in 2021-22. SEBI have passed final orders against 29 unregistered collective investment schemes entities during the last 4 years, 12 in 2019, 18-19, 10,019-20, 5,020-21 and 2 in 2021-22. Thank you, Madam. Question number 109, Mr. Prashant, please. Honorable Speaker Madam, through you I would like to ask some question to the Minister of Development of the North Eastern Region and Government Aid. Whether the government has undertaken any dedicated efforts to revive tourism in Northeast region and COVID post-19. Whether the government is considering to provide incentives or compensate to the ones who lost their jobs, who were earlier employed in the tourism sector due to COVID-19. Thank you, Madam. The Minister of Development of Northeastern Region, please. Honorable Speaker Madam, through you I like to answer the opposition. Post-COVID, in order to motivate and boost the morale of tourism industry in country, including Northeast region, and to encourage the citizen to resume traveling in country, and the Ministry of Tourism took the following steps. The Ministry of Tourism organized webinar, quiz, pledges, roadshow events, and the Dekho Apna Desh campaign to promote different tourist destinations and tangible and intangible tourism products, and beyond for safe operation of hotels and restaurants. An initiative called SATI, System for Assignment Awareness Training for Hospitality, has been developed for effective implementation of guidelines, standard operating procedures issued with the reference of COVID-19.
Financial supporting is being provided under loan guaranteed scheme for COVID-affected tourism service sector. To regional level, tourist guide are recognized by the Ministry of Tourism and tourist guide recognized by the state government and Union Territory Administration. And travel and tourism stakeholders are recognized by the Ministry of Tourism. Travel and tourism stakeholders are eligible to get a loan of up to 10 lakh. Each will tourist guide can avail a loan of up to 1 lakh rupees. There is no processing charge wherever foreclosure, prepayment charge and no requirement of additional collateral. Thank you, madam. Now, let us take up the calling attention motion. Ms. Shagun, please call the attention of Health Minister. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी सरकार से पूछना चाहती हूँ कि मंकी पॉक्स वायरस जो कि देश के कई क्षेत्रों में धीरे धीरे फैल रहा है, भारत में अब तक कई क्षेत्रों में भारत में कितने लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं? क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बीमारी को प्रकोप घोषित किया? इस वायरस से निपटने के लिए सरकार क्या क्या उपाय कर रही है? धन्यवाद। माननीय चिकित्सा मंत्री महोदया। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि देश में मंकी पॉक्स वायरस से अब तक 10 लोग संक्रमित हो चुके हैं तथा केरल राज्य में एक मृत्यु भी दर्ज की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 17 जून 2022 की अधिसूचना के अनुसार एक केस को भी प्रकोप माना गया है। इस वायरस से निपटने के लिए सरकार ने कमर कस रखी है तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्देश भी जारी किया गया है। सभी हवाई अड्डे, बंदरगाह स्वास्थ्य अधिकारियों को सतर्क रहने और पहल करने का निर्देश दिया गया है। आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की कठोर स्वास्थ्य जांच, संदिग्ध मामलों की जांच के लिए इसके अलावा 15 अन्य ICMR VRDL नेटवर्क प्रयोगशालाएं मंकी पॉक्स रोग के लिए नैदानिक परीक्षण करने के लिए चालू किया गया है। एक व्यापक मंकी पॉक्स रोग के प्रबंधन पर दिशा निर्देश जारी किया गया है। मंकी पॉक्स रोग पर एक राष्ट्रीय कार्य बल का गठन की निगरानी के लिए किया गया है। ICMR ने मंकी पॉक्स वायरस को सफलतापूर्वक अलग कर लिया है और निर्माताओं को मंकी पॉक्स रोग के टीकों के विकास के लिए आमंत्रित किया है। धन्यवाद। Honorable Minister of Urban Development. Respected Speaker, Madam, I beg to lay on the table a copy of Unified Building Bylaws for Delhi 2022, published in notification number S1191E in Gazette of India, dated 22nd March 2022, under Section 58 of Delhi Development Act 1957. Thank you, Madam. Secretary General to report the message from the Upper Chamber of Youth Parliament. Madam Speaker, I have to report the following message received from the Secretary of Upper Chamber of Youth Parliament. In accordance with the provisions of Value of Procedure and Conduct of Business in the Upper House of Youth Parliament, I am directed to enclose a copy of Central University Amendment Bill 2022 as passed by the Upper Chamber at its sitting held on 5 November 2022. Secretary General to lay on the table a copy of the Central Amendment Bill 2022 as passed by the Upper Chamber. Madam, I lay on the table of the House the copy of Central University Amendment Bill 2022 as passed by the Upper Chamber. Honorable members, I have to make an announcement. On behalf of the honorable members of the House, I have a great pleasure in extending a warm welcome to His Excellency Mr. Sven Jakobsen, the Speaker of Danish Parliament, Ms. Lily, the Honorable Member of Nigerian Parliament, and Mr. Vasav Basri, the Deputy Speaker of Nigerian Parliament, who are on a visit to India as our honored guests. It is a very high-powered delegation. The delegation arrived on 3rd November 2022. They have now sat in a special box. We wish them a happy and fruitful stay in our country. We also convey our warm greeting and very best wishes through them to Her Majesty, the Queen of Denmark, the Prime Minister, the Nigerian and Danish Parliament, the government and the friendly people of Denmark and Nigeria. Madam, I beg for leave of the House to move the adjournment motion. Is the House with Mr. Advait? Those who are in favor will say aye. Those who are against will say no. No. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Mr. Advait, please. Honorable Speaker, Madam,
Through this, I want to point out the devastating fire accident at Gulf Delhi. 4-story commercial building was on fire on 3rd May 2022. The fire spread on a commercial complex where 27 people died and 40 people injured. So, in your opinion, what are the causes of disaster fire? What else is the fire safety situation? Who is responsible for the disaster? Can government give a justification for about proper fire safety situation and illegal construction? What are the action taken after this? We need our minister to justify this. Thank you, madam. Honorable Minister of Home Affairs, please. Honorable Speaker, Madam, though you, I would like to tell the House that we pay our tributes to the victims of the Delhi fire tragedy. No such events will happen again in future. We are trying our best to resolve all the problems related to fire safety. We are making the building safe and the process is still continuing. We have made NOCs compulsory for all. Many of the arcades are being banned. We have good safety. We have even asked the director of institute to give us justification letters stating all the consequences which led to such disastrous incident. Avoid such an incident to happen again in future. Thank you, madam. Now, legislative business. Introduction of bill. Minister of Tribal Affairs, please. Honorable Madam, I beg for a leave to introduce the Women's Reservation Bill 2022. Now, the question is that whether the leave is granted to introduce the bill. Those who are in favor will say aye. Those who are against will say no. Aye. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. Honorable Minister, please. I introduce the Women's Reservation Bill 2022. अब सदन में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा की जाएगी. मिस प्रेरणा, प्लीज. Honorable Speaker, Madam, despite our various efforts to empower women and discourage gender discrimination, we have not got desired success. Going back to the history of women reservation in India, we find that the issue of separate political reservation for women came up during the course of the nationalist movement in the 1920s. When our constitution makers made universal adult franchise for all, they thought that it will give political equality to women also. But because of our social barriers, women could not enjoy the political opportunities. The highest percentage of women MPs in Lok Sabha is 14.36% who belong to this current Lok Sabha only. It is very low in comparison to the number of women population in India. If we compare the participation of women representatives in parliament with other countries of Europe or even Asia, we find that we are far behind from other countries. Because of this least participation of women representatives, we are not properly addressing the problems of women. As we are celebrating 75 years of independence, we must introspect that what we have done to give equal opportunity, equal status to women in the society. If the present bill for women reservation in Lok Sabha and Rajya Sabha is passed, then the whole picture will be changed. According to present bill, 50% seats will be reserved for women in both the houses. So, I strongly support the bill. Thank you, Madam. श्री चंद्रभूषण. माननीय अध्यक्ष महोदय, आज महिलाओं ने कई क्षेत्रों में जैसे शिक्षा, उद्योग, कॉर्पोरेटर, सिनेमा, खेल आदि कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है. महिलाओं ने ये उल्लेखनीय उपलब्धियां बिना किसी आरक्षण के प्राप्त की हैं. महिलाओं को आरक्षण देकर उनका सशक्तिकरण करने का विचार ही अपने आप में कमजोर है. महिलाओं को सशक्त करने के लिए आरक्षण की नहीं बल्कि शिक्षा एवं सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है. एक और हम आज़ादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी गाँवों एवं दूर दराजों के इलाकों में लड़कियों के लिए शिक्षा व विद्यालयों में लड़कियों के लिए स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं. और दूसरी तरफ हम 50% आरक्षण को हर वर्ष की लागू करने का उतावलापन दिखा रहे हैं. माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी पौधे को पानी की आवश्यकता उसके जड़ों में होती है और हम उसके पत्तों पर पानी डालकर समझ रहे हैं कि यह पौधे शीघ्र ही विशाल वृक्ष बन जाएंगे. महिला आरक्षण का कानून इसी तरह पौधे की पत्तियों पर पानी डालने जैसा है. अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस विधेयक को जल्दबाजी में लागू करने की बजाय संविधान व कानून ने जो सुविधा व अधिकार महिलाओं को दिए हैं उनका 100% पालन सुनिश्चित करें. अतः मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि वह इस विधेयक को पारित न करें. मैं इस महिला आरक्षण विधेयक के विपक्ष में हूं. धन्यवाद. सुश्री चंचल. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संसद सदस्य श्री चंद्रभूषण के विचार से कतई सहमत नहीं हूँ. इनके विचार में महिला आरक्षण की बात करना महिलाओं को और कमजोर बनाना है.
उनके विचार काफी आदर्शवादी हैं जिनका व्यवहारिक धरातल से कोई लेना देना नहीं है। यदि देश की लगभग आधी जनसंख्या महिलाओं की है और उनके देश की स्वच्छ संस्था संसद में 14.3% प्रतिनिधित्व है, तो इस असमान स्थिति का आकलन आप आसानी से कर सकते हैं। आजादी के लगभग 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी यदि हम महिलाएं साक्षरता में पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर पाए, तो इसका एक बड़ा कारण यह होगा कि संसद में महिलाओं से संबंधित मुद्दों को वाजिब तरीके से उठाया ही नहीं गया। यदि संसद में महिला सदस्यों की पर्याप्त संख्या रही होती, तो यह समस्या उत्पन्न ही नहीं होती। माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिकांश राजनीतिक दल जनता या मीडिया से बातें करते वक्त महिला आरक्षण विधेयक की जोरदार वकालत करते हैं, लेकिन जब चुनाव के वक्त टिकट बंटवारे की बारी आती है, तो वह अपनी इस वकालत को भूलकर पुरुष उम्मीदवार को ही टिकट बांटते हैं। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के पक्ष में खड़ी हूँ, क्योंकि जब यह विधेयक पारित हो जाएगा तो राजनीतिक दलों को महिलाओं को भी उम्मीदवारी देनी होगी। अतः मैं सदन से अनुरोध करती हूँ कि इस विधेयक को शीघ्र ही पारित किया जाए। धन्यवाद। Mr. Eklavya. Honorable Speaker Madam, if 50% reservations for women is added to the already existing 24% reservations for SCs and STs, then more than 74% seats are reserved in parliaments. This will be against the various ideas of our constitution. This will deny the justice. The man who does not get any type of reservation will suffer a lot. As my worthy friend said that 50% population is female population, and a fair representation for women should be ensured through this bill. I would like to say that let this 50% female population decide the issue of female representation. And if they are eagerly interested in it, they are free to contest election and cast their vote to women representatives. Merely increasing the number of women representatives in the parliament will not solve this problem. We should approach on the holistic approach to empower women. So I oppose this bill. Ms. Suchi, please. Honorable Speaker Madam, I would like to draw our attention towards the legislative strength of women. During the 17th Lok Sabha, 8,000 plus candidates have contested to the election, out of which only 700 plus were women. From these 700, only 78 of them were elected to the parliament, which results to only 14.364%, which is sadly very low. While in 2014, 16th Lok Sabha, only 62 women MPs were elected to the parliament. The women representation does not meet with the requirement. Therefore, I support the present bill. Thank you, Madam. माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं बड़े ध्यान से माननीय सदस्यों के इस विधेयक के विषय में व्यक्त किए गए विचारों को सुन रही थी। कुछ सदस्यों ने इसके पक्ष में अपने विचार रखे तो कुछ सदस्यों ने इसके विपक्ष में, किंतु एक बात जिस पर पक्ष व विपक्ष के साथ ही एक मत दिखाई दिए हैं वह यह है कि सभी ने कम से कम इस बात को तो स्वीकार किया है कि महिला सशक्तिकरण जिस हद तक हो जाना चाहिए था वह अभी तक नहीं हो पाया है। मेरी इस बात से भी सदन के सदस्य सहमत होंगे कि हमारे देश में महिलाओं व पुरुषों की गैर बराबरी की स्थिति के लिए अतीत की हमारी सामाजिक व्यवस्था जिम्मेदार है। माननीय अध्यक्ष महोदया, वर्तमान में इसका दोष किसी को भी नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी यह गैर बराबरी की स्थिति तो मौजूद है ही, और इस गैर बराबरी की स्थिति को समाप्त करने के कई उपाय भी हैं, जिनमें से कुछ उपायों का जिक्र सदन के कुछ पूर्व वक्ताओं ने भी किया है। यह सभी उपाय कारगर हो सकते हैं, किंतु हमारी सरकार की राय में महिला आरक्षण विधेयक का पारित हो जाना ही सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। कुछ सदस्यों ने इस विधेयक के पारित हो जाने से आरक्षण के लिए तय सीमा 50% से भी अधिक हो जाने की बात कही है। माननीय अध्यक्ष महोदया, हमारे देश में महिलाओं की जनसंख्या कुल जनसंख्या की लगभग आधी है, लेकिन इस विधेयक में केवल 50% आरक्षण की ही बात कही गई है, और इस विधेयक में हर वर्ग जैसे सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति,
अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक आदि के लिए अलग अलग कोटा निर्धारित किया हुआ है। अतः समाज के किसी भी वर्ग के साथ कोई भी भेदभाव किया गया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदया, आज जब पूरा देश हमारी और आशा भरी निगाहों से देख रहा है, तो हमें इस अवसर को बिना गवाए इस विधेयक को अविलंब पारित कर देना चाहिए। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से ये करबद्ध निवेदन करती हूँ कि वह इस विधेयक को पारित करने में अपना पूर्ण योगदान व समर्थन प्रदान करें। धन्यवाद महोदया। Now the question is that whether the bill in its present format be passed. Those who are in favor will say aye. Those who are against will say no. Aye. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The Women Reservation Bill 2022 is passed. The House is adjourned till 10 a.m. tomorrow.